देश में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन्स होते कैसे हैं, काउंसलिंग क्या है, कैसे होती है, अगर सरकारी कॉलेज में सीट लेनी हो तो फिर क्या क्या विकल्प होते हैं, या फिर अगर प्राइवेट या डीम्ड में एमबीबीएस बीडीएस करना हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, चॉइस फिलिंग क्या है, कैसे होती है, एमबीबीएस बीडीएस करने में कुल खर्च कितना आता है, रिजर्वेशन कितने प्रतिशत कहां मिलता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर एंड डायरेक्टर ओम एजुकेयर सर्विसेज। आप सबका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए रिसर्च और डेटा बेस्ड एनालिसिस के साथ नीट काउंसलिंग से जुड़ी बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए लौटते हैं टॉपिक पे। बात चाहे एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो या फिर आयुष कोर्सेज के, इन सब में एडमिशन लेने के लिए एक नेशनल लेवल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं। नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी और रिजल्ट जारी करने की जिम्मेदारी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास होती है। जब नीट का रिजल्ट आ जाता है तो इसके बाद दौर शुरू होता है काउंसलिंग का। क्या है काउंसलिंग? काउंसलिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है जहां कैंडिडेट के मेरिट के बेसिस पर और उनके कॉलेज के प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको सीट अलॉट की जाती है। काउंसलिंग बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे नीट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जो भी प्रक्रिया है उसे पूरी करते हैं। इसके बाद अपने पसंद के कॉलेजेस को क्रमवार सजाते हैं और इसके बाद कंप्यूटर से उनके मेरिट के आधार पे उनको कॉलेज में सीट्स अलॉट की जाती है। याद रखिएगा, फिलहाल देश में एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष कोर्सेस में एडमिशन का एकमात्र रास्ता काउंसलिंग ही है और इसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्सेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। काउंसलिंग के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला है सेंट्रल काउंसलिंग और दूसरा है स्टेट कोटा काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो एमसीसी के नाम से जानी जाती है। फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। इनकी वेबसाइट है mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे कैंडिडेट्स को अपने आप को रजिस्टर करना होता है और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से आगे बढ़ती है। इनमें किस तरीके की सीट्स होती हैं वो भी जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑल इंडिया कोटा। क्या मतलब है इसका? देश भर में जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, लगभग सभी कॉलेजेस की कुल सीट्स का 15% जो नंबर होता है वो यहाँ ऑल इंडिया कोटा में अवेलेबल होता है। ये सीटें बेसिकली ओपन होती हैं। ओपन का मतलब ये है कि किसी भी राज्य के कैंडिडेट इस पे बराबर की दावेदारी रखते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स हो गई देश भर के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। इसके साथ साथ देश भर में जो प्राइवेट सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्हें हम आसान भाषा में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नाम से जानते हैं, इनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग भी इसी एमसीसी के माध्यम से कराई जाती है। इसके अलावा कुछ सेंट्रल लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि फेमस एम्स हैं, इनकी सारी सीटों का 100% जो अलॉटमेंट है वो एमसीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बीएचयू की सारी सीटें होती हैं। इसके अलावा जिपमर के 2 प्रतिष्ठान हैं, इनकी 50% सीट्स जो हैं वो ओपन कैटेगरी में आती हैं, तो वो भी यहीं से अलॉट होती हैं। बाकी की जो बची हुई 50% सीट्स हैं उनमें जिपमर का इंटरनल कोटा होता है। हालांकि उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही कंडक्ट कराता है और ऐसा ही एएमयू के साथ भी होता है। ईएसआईसी कोटा जो है, यहाँ की जो ओपन सीट्स हैं यानी कि जो देश भर के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल होती हैं, उनकी काउंसलिंग और बाकी बची हुई ईएसआईसी कोटा के जो लाभार्थी हैं उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही कंडक्ट कराता है। और देश के सुप्रसिद्ध एएफएमसी मेडिकल कॉलेज, इसके काउंसलिंग की जो सबसे पहली प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, वो भी एमसीसी के माध्यम से ही कंडक्ट होती है। इन सीट्स के अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, इनकी तो 15% सीट ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में बाकी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन बची हुई जो 85% सीट्स होती हैं उनके स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो भी एमसीसी के माध्यम से होती है। तो अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं, दिल्ली के बाहर के हैं, तब आपके लिए क्या विकल्प है? आपके लिए सरकारी सीटों के लिए ऑल इंडिया कोटा होता है, एम्स की सीटें होती हैं, जिपमर की आधी सीटें होती हैं, बीएचयू की सीटें होती हैं, एएमयू की ओपन सीट्स होती है और ईएसआईसी की ओपन सीट्स होती है। रिजर्वेशन की बात
बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से है कि ओबीसी के अंतर्गत 27% सीट्स होती हैं, ईडब्ल्यूएस में 10% सीट्स होती हैं, एससी कैटेगरी में 15% सीट्स होती हैं, एसटी कैटेगरी में 7.5% सीट्स होती हैं और जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए सभी कैटेगरीज में से 5-5% सीट्स जो हैं वो आरक्षित होती हैं और इन सब रिजर्वेशन के बाद जो सीट बचती है वो ओपन कैटेगरी में होती है। ओपन कैटेगरी का मतलब अनरिजर्व से है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ अनरिजर्व सीट को ही क्लेम करेंगे। हालांकि जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनका अगर स्कोर ज्यादा है तो वो अनरिजर्व सीट से भी अपनी सीट निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, एमसीसी जो भी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है इसमें किसी भी राज्य के प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसा मैंने बताया था, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, इनकी 100% सीट्स तो होती हैं लेकिन इनमें रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं मिलता आपको अलॉटमेंट में या फिर फीस के मामले में। अगर कैटेगरी क्वालिफाइड है तब आप एलिजिबल जरूर होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा विकल्प जो है स्टेट कोटा काउंसलिंग का। जिस तरीके से सेंट्रल काउंसलिंग कराती है उसी तरीके से हर एक राज्य में राज्य स्तर पर एक काउंसलिंग अथॉरिटी होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग को कंडक्ट कराना। इस काउंसलिंग में कौन कौन सी सीट्स होती हैं वो भी जान लीजिए। उस राज्य में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीटें तो चली गई थी ऑल इंडिया कोटा में। अब जो बाकी बची हुई 85% सरकारी सीट्स हैं इनकी काउंसलिंग स्टेट कोटा के माध्यम से होती है। इसके अलावा उस राज्य में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग स्टेट कोटा के माध्यम से ही होती है। हर राज्य में रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो वहां की पॉपुलेशन और नियमों के हिसाब से अलग अलग है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.omeducate.in पर मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस की सीट लेना चाहते हैं तब आपके पास क्या विकल्प हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आप किसी भी राज्य से आते हो तो आपके लिए एमसीसी यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग का पोर्टल होता है जहां पे ओपन सीट्स को आप क्लेम कर सकते हैं। मेरिट मैच होगी तो यहां पे आपको सीट मिलेगी, अदरवाइज आप आपके होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से जान लीजिए कि सरकारी सीट में एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। पहला है सेंट्रल काउंसलिंग और दूसरा है स्टेट कोटा काउंसलिंग। इसके अलावा किसी भी तीसरे राज्य में सरकारी सीट के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, आप एलिजिबल भी नहीं होते हैं। हालांकि YouTube पे कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जिसमें वीडियो में यह दावा किया गया है कि जो मॉपअप राउंड होता है इसमें आप किसी भी राज्य में जाके सरकारी सीटें क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी पूरी तरीके से गलत है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकारी कॉलेज में सीट लेना है तो ऑल इंडिया कोटा एक माध्यम है और दूसरा स्टेट कोटा काउंसलिंग एक माध्यम है। प्राइवेट की बात करूं उससे पहले बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है। क्या होते हैं ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस? बेसिकली ये प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनकी फीस पर सरकार का नियंत्रण होता है, या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी कुछ प्रतिशत सीटें सरकार के नियंत्रण में आती हैं और उस पर जो फीस है वो कम लगती है। उदाहरण के लिए गुजरात है, पंजाब है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। लेकिन याद रखिएगा, सेमी गवर्नमेंट सीट्स सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। आप किसी दूसरे राज्य में जाके सेमी गवर्नमेंट सीट पर अपना दावा नहीं कर सकते। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस किस स्टेट में कितने हैं, वहां पे टोटल सीट्स कितनी है, फीस क्या होती है, अगर विस्तार से जानने के इच्छुक हो तो इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अब बात करें कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प होता है सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि एमसीसी की काउंसलिंग, जिसमें डीम्ड कॉलेजेस की 100% सीट्स होती हैं। जो सरकारी सीटों की काउंसलिंग चलती है इसके साथ साथ ही ये काउंसलिंग भी चल रही होती है, यानी कि आप एक ही सिंगल चॉइस फिलिंग में सरकारी कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस भी भरते हैं।
डिम्ड कॉलेजेस में मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 85% सीट्स मैनेजमेंट कोटा में होती हैं और 15% सीट्स एनआरआई कोटा में होती हैं। तो पहले इस बात से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता था कि मैनेजमेंट कोटे का मतलब है कि आप कॉलेज लेवल पे जाके सीट को डील कर सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई भी चीज एमबीबीएस में नहीं होती, चाहे मैनेजमेंट कोटा हो या फिर एनआरआई कोटा हो। सब में एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के माध्यम से होता है और वहां पे आपका मेरिट मैच करना जरूरी होता है। दूसरा विकल्प क्या है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का? प्राइवेट के लिए आप अपने होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सभी सीटें होती हैं। इसके अलावा और एक विकल्प है कि आप ओपन स्टेट की काउंसलिंग में प्राइवेट सीट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन स्टेट का क्या मतलब है? ऐसे राज्य जो अपने यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ प्रतिशत सीट्स दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन रखते हैं, वो ओपन सीट्स होती हैं, तो इनको हम ओपन स्टेट्स कहते हैं। देश भर में ऐसे ओपन स्टेट्स कितने हैं, वहां पे कितनी सीट्स है, उन पे फीस क्या लगती है, कट ऑफ क्या होती है, ये कंप्लीट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर से हमारे चैनल पे एक बड़ा ही जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो मौजूद है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि काउंसलिंग होती कैसे है। काउंसलिंग के अलग अलग राउंड्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब सेंट्रल काउंसलिंग कर रहे होंगे तो एमसीसी की वेबसाइट पे, और जब स्टेट काउंसलिंग कर रहे होंगे तो उस स्टेट की वेबसाइट होती है, उस पे जाते हैं और वहां से आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। फिर पहले राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, इसके बाद स्टे राउंड होता है। इसके बाद भी जरूरत पड़े तो 1 और 2 स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट कराए जा सकते हैं अगर सीट्स बची हुई हो तब। मुख्यतः 4 राउंड ही होते हैं और स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग में सामंजस्य कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले सेंट्रल काउंसलिंग होती है, यानी कि राउंड 1 ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग ये कंडक्ट होगी। इसके रिजल्ट आने के बाद स्टेट कोटे का राउंड 1 कंडक्ट होगा, इसके बाद फिर से एमसीसी का राउंड 2 होगा, इसके बाद फिर से स्टेट का राउंड 2 होगा और इसी तरीके से यह क्रम आगे चलता रहता है। एक महत्वपूर्ण नियम है जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि आपकी प्लानिंग में ये काम आ सकता है। क्या है ये नियम? अगर आपने एमसीसी के राउंड 3 की अलॉटमेंट में एडमिशन ले लिया या फिर आपने किसी भी स्टेट के राउंड 3 में एडमिशन ले लिया, तब आप सभी तरीके के काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, आगे के लिए एलिजिबल नहीं रहते और आप उस सीट पे जिस पे एडमिशन ले चुके हैं उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो एमसीसी काउंसलिंग के जो नियम हैं इस पे विस्तृत जानकारी के साथ एक और वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है जिसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया है कि काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होती है। फिलहाल इस वीडियो में ये जानते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है। वेबसाइट पे जाके खुद को आप रजिस्टर करते हैं, जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर देते हैं। कुछ फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की, ये हर एक राज्य में अलग अलग होती है, सेंट्रल में अलग है, कैटेगरी वाइज भी वेरी करती है। तो 500 रुपए से लेके 1000, 2000, 5000 रुपए तक की नॉन रिफंडेबल फीस लगती है। इसके बाद कैंडिडेट्स को देना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट? एक रकम होती है जो 5000, 10,000, 30,000 हर एक राज्य में अलग अलग है। इस तरीके से कैंडिडेट से एडवांस में ले ली जाती है। क्यों ले ली जाती है? ज्यादातर राज्यों में जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है तब कैंडिडेट के पास विकल्प होता है, वो चाहे तो अपनी अलॉटेड सीट को छोड़ सकता है, इसे हम फ्री एग्जिट के नाम से जानते हैं। लेकिन राउंड 1 के बाद अगर राउंड 2 में किसी भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है और तब अगर वो उस पर एडमिशन नहीं लेता है तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये फोरफिट हो जाती है। सरकारी कॉलेजेस में फिर भी कम है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे में एमबीबीएस के लिए ये रकम 1 लाख, 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की होती है। बीडीएस के लिए भी ये 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की रकम हमें देखने को मिलती है। तो आपकी प्लानिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सुरक्षित रहे। कई सारी स्टेट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। पहले ज्यादातर राज्यों में यह प्रक्रिया ऑफलाइन कराई जाती थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन करा दिया गया है। तो बेसिकली कैंडिडेट को काउंसलिंग पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन्हें अपलोड करना होता है और उन डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन एक बार चॉइस फिलिंग से पहले कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग क्या होती है? बेसिकली चॉइस फिलिंग में आप अपने पसंद के कॉलेजेस को सजाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ऑल इंडिया कोटा में बात करें तो यहाँ अगर 400 से ज्यादा कॉलेजेस हैं तो आपको इनको एक विशेष क्रम में रखना होगा अपनी पसंद के अनुसार। कई सारे छात्र यहाँ पे गलती करते हैं, वो पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं और इस बार का उनका रैंक देखते हैं और इसके हिसाब से वो कॉलेजेस ऊपर कर देते हैं जो पिछले बार मिले थे। लेकिन जो चॉइस फिलिंग है उसका सही तरीका ये है कि जो सबसे टॉप का कॉलेज है, भले ही आपका रैंक खराब हो लेकिन आपको नंबर 1 पे एम्स ही भरना है और इसके बाद क्वालिटी के हिसाब से आपको कॉलेजेस को सजा देना होता है। आप जितने चाहे उतने कॉलेजेस के विकल्प भर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आपके राज्य में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आप अपनी पसंद के हिसाब से क्रमबद्ध करते हैं। इसे ही चॉइस फिलिंग कहा जाता है। और चॉइस फिलिंग से याद आया, अगर आप भी 2026 में एमबीबीएस या बीडीएस का बेस्ट कॉलेज अपने नीट स्कोर पे पाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है और काउंसलिंग की ज्यादा से ज्यादा जानकारी और प्लानिंग से ज्यादा सही टाइमिंग और सही डिसीजन मैटर करता है। अपने 12 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि हर साल कई ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं जिनका स्कोर तो अच्छा होता है लेकिन गाइडेंस के अभाव में, जानकारी के अभाव में वो कोई गलत कॉलेज चुन लेते हैं या फिर उनकी सीट ही छूट जाती है। आपके साथ ऐसा न हो इसके लिए हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। हमारी वेबसाइट है www.omeducate.in। बहुत जल्द हमारा ऐप भी आपको मिलेगा और इसके साथ साथ हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं जहां पर आपको रैंक बेस्ड स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग के साथ क्लियर गाइडेंस मिलता है कि आपके स्कोर पर या फिर आपके बजट में सबसे बेस्ट पॉसिबल सीट क्या हो सकती है। बात की जाए वेबसाइट और ऐप के बारे में तो यहाँ पे कुछ कमाल की जानकारी उपलब्ध है। जैसे आप देश भर के सभी कॉलेजेस का, सरकारी हो प्राइवेट हो, ईयर वाइज, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज डेटा देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने स्कोर के बेसिस पे अपने पॉसिबल कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड के हिसाब से आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। वहां पे कॉलेजेस की आप कंप्लीट हेल्थ इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर, ये सारी जानकारी देख सकते हैं। फीस कितनी है, बजट देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें से बहुत सारा डेटा फ्री में मौजूद है। एक एक स्टेट की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे ऐप में और हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट आपके साथ मिलकर 1-to-1 प्लानिंग के साथ आपकी बेस्ट पॉसिबल सीट्स तक आपको पहुंचाए तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जहां आपके स्कोर के बेसिस पे राउंड वाइज एक परफेक्ट प्लानिंग की जाएगी और सबसे उपयुक्त कॉलेज तक आपको पहुंचाया जाएगा पूरी गारंटी के साथ। इन केस किसी भी कारण से सीट नहीं मिलती है तो यहाँ पे जो पैकेज है वो रिफंडेबल भी होता है। तो इन सर्विसेज को अवेल करना चाहें तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 7676610620 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी, सबसे पहले काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, इसके बाद चॉइस फिलिंग होती है और इसके बाद वक्त आता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कैसे होता है? जितने भी कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की है उन सबको ध्यान में रखते हुए जिस भी कैंडिडेट का रैंक सबसे बेहतर था, फॉर एग्जांपल अगर रैंक 1 उपलब्ध है तो रैंक 1 की जो पहली चॉइस है वो उसे अलॉट कर दी जाती है। फिर रैंक 2 को कंसीडर किया जाता है, उसकी जो पहली चॉइस है उस कॉलेज में अगर सीट है तो वो उसे मिल जाती है, अदरवाइज कंप्यूटर उनके सेकेंड चॉइस पे चला आता है। और इसी तरीके से ये प्रक्रिया ऊपर से नीचे तक सभी कैंडिडेट्स के लिए संपन्न की जाती है। उनके मेरिट के साथ साथ उनकी कैटेगरी और किस कैटेगरी की सीट को वो क्लेम कर रहे हैं इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो पूरी तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटराइज्ड है। ऐसे में बिना मेरिट के सरकारी सीट ले पाना असंभव है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने में पैसे कितने खर्च होते हैं। अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस मिल जाता है तब तो आपकी पढ़ाई पे जो कुल खर्च है ये 2 लाख से लेके 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए मैक्सिमम तक हो सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड कॉलेजेस का रुख करते हैं तब आपका जो मिनिमम बजट है ये 50 लाख रुपीस होगा अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी है और अगर आपके स्टेट में कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तब। इसके बाद जैसे जैसे आपका जो स्कोर है वो कम होता जाएगा, बजट हायर साइड में बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल
अगर मान लेते हैं कि 525 के ऊपर सरकारी कॉलेज मिल रहा है, तो आपका स्कोर अगर 525 के नीचे हो और 400 के ऊपर हो, इस परिस्थिति में भी आपका जो मिनिमम बजट है वो 60 से 65 लाख रुपए हो सकता है। अगर आपका स्कोर 250 से लेके 400 के बीच में है, तब यही मिनिमम बजट आपका 65 से लेके 75 लाख हो सकता है। अगर इससे भी कम स्कोर है, तब आपका जो मिनिमम बजट है वो 80 लाख से ऊपर शुरू हो सकता है। मैक्सिमम 2 करोड़ से भी ज्यादा की सीट्स जो हैं वो फिलहाल इंडिया में अवेलेबल हैं। तो 2026 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पिछले साल की तुलना में मात्र 3000 बढ़े हैं। सीट्स बहुत ज्यादा पिछले साल भी बढ़ी थी, इस साल भी बढ़ने वाली हैं। ऐसे में जो रियल टाइम सिचुएशन होगी, इसके हिसाब से जो एग्जैक्ट बजट है वो तय होता है। कई सारे रेपुटेड कॉलेजेस हैं, यहाँ पे तो बजट फिक्स होता है, लेकिन कई सारे कॉलेजेस जो थोड़े एवरेज कैटेगरी के हैं, जिन पे फीस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फीस नेगोशिएशन भी देखने को मिलती है। तो इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैं स्कोर ब्रैकेट के साथ बताऊंगा कि कितने स्कोर पे कितने बजट में किस राज्य में या फिर किन कॉलेजेस में आपको सीट मिल सकती है। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस से बीडीएस की बात की जाए तो यहाँ पे जो मिनिमम फीस है वो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की भी हो सकती है। 4 साल का कोर्स होता है ये। तो इस तरीके से देखा जाए तो मिनिमम बजट विद हॉस्टल बीडीएस के लिए जो है वो 6-7 लाख से शुरू होता है और मैक्सिमम ये भी 40 से 50 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन एक अच्छा रेपुटेड कॉलेज, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन भी आपको 20 से 25 लाख के पैकेज में बीडीएस में मिल सकता है। हालांकि पिछले 2 साल में जो बीडीएस की डिमांड है ये काफी तेजी से बढ़ी है। तो कई सारे कॉलेजेस अब ऐसे हैं जिन पे पहले कोई भी कट ऑफ नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2 साल से हमें कट ऑफ भी देखने को मिल रही है। वीडियो खत्म करूं उससे पहले काउंसलिंग की कुछ जरूरी टिप्स आपको दे देता हूं। आपको सेंट्रल काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप सबसे पहले काउंसलिंग के नियमों की विस्तृत जानकारी रखेंगे। आपके स्कोर के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए सुटेबल हैं, इनकी लिस्ट पहले से बना के रखेंगे। सरकारी कॉलेजेस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस में जो सर्विस बॉन्ड होता है इसकी जानकारी भी रखनी है। इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि उस राज्य से एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी में कितना रिजर्वेशन, कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां से एमबीबीएस करने के बाद जब आपको डोमिसाइल मिल जाता है तो पीजी में वहां पे सीट्स ज्यादा हैं, कट ऑफ बहुत कम हो जाती है और चूंकि आप वहां के डोमिसाइल्ड हो जाते हैं तो वहां की सेमी गवर्नमेंट सीट्स में भी आप पीजी में दावेदारी रखते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। ऐसे ही अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें, तब आपको क्या करना है, कहीं कहीं पे बैंक गारंटी होती है जिसे भर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसकी जानकारी जुटा लेंगे। कहीं कहीं पे जो पैकेजेस हैं वो क्लियर नहीं होते हैं और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे हिडन फीस होती है। तो ये सारी जानकारी भी आपको इकट्ठी कर लेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे भी लगें और 5 साल वहां कैंडिडेट को स्ट्रगल भी करना पड़े और अच्छी शिक्षा भी न मिल पाए। तो कॉलेज का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए ये जो बारीकियां हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, कई बार इस वीडियो में बता चुका हूं कि एडमिशन का एकमात्र रास्ता काउंसलिंग ही है। आपकी मेरिट पर ही आपको सीट मिलती है। तो जब बात सरकारी सीट की हो तो कम स्कोर पे आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिलाने का कोई भी झांसा दे तो इस झांसे में मत आइएगा। कई बार अलग अलग कोटा के नाम पे लोग आपको बहका सकते हैं, कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आपको किसी दूसरे राज्य का डोमिसाइल देके वो एडमिशन की बात करेंगे। याद रखिएगा, जो गलत चीजें हैं ये कभी न कभी खुल के सामने आती हैं और इसका बड़ा नुकसान कैंडिडेट को उठाना पड़ता है। जो पूरा कैरियर है वो खराब हो सकता है, क्योंकि समय पे पता ना चले, 10 साल बाद पता चले, ऐसे में भी जो डिग्री है वो खारिज हो जाती है। इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में भी कई तरीके की जालसाजी होती है। याद रखिएगा, चाहे सीट 50 लाख रुपए की हो या फिर जो सीट है उस पर टोटल कॉस्ट 2 करोड़ का हो, जो एडमिशन है वो थ्रू काउंसलिंग ही होगा। किसी भी कॉलेज का पूरे देश भर में अपनी खुद की सीट पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। और ज्यादा आसान भाषा में कहूं तो किसी बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन अपने खुद के बेटे का एडमिशन अपने कॉलेज में नहीं करवा सकते हैं अगर उनके बेटे के पास उपयुक्त मेरिट नहीं है तब। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके प्यार दिखाना मत भूलिएगा। जिनको और डिटेल्स में बातें करनी हो तो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपका काउंसलिंग को लेके कोई भी सवाल है तो हमें जरूर पूछिएगा और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।